पटना के बाजारों में मोदी पिचकारी की धूम। बाजार में नेताओं के मुखौटों की भी है खूब मांग। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में आर्ट्स टॉपर बनी सोनल सिन्हा। बीजेपी प्रवक्ता ने उपहार देकर किया सम्मानित। सोनल ने माता पिता को दिया टॉपर बनने का श्रेय। कोरोना गाइडलाइन का विधायक ने जमकर उड़ाया मजाक। निजी होटल में एमएलए फतेह ने मिलन समारोह का किया आयोजन। बाल बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। होली को लेकर लोगों में उत्साह। कायस्थ समाज के ने किया यहां पर मिलन समारोह का आयोजन। गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। बिहार पुलिस विभाग अब विधायकों के साथ मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच का जिम्मा सदन की आचार समिति को सौंप दिया है। इधर पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दोषी मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ मारपीट सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर हुई है। और आपको बता दें कि गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और डीजीपी ने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर ही पुलिस ने एक्शन लिया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार के अधिकारियों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस वक्त बिहार के सियासत गर्म में, जिस तरीके से हमने सदन में देखा, जो कुछ भी बिहार के सदन में हुआ, इसके बाद से पूरे देश में बिहार की राजनीति की चर्चा है। और बिहार में खासकर जो बिहार की राजनीति है उसमें उथल पुथल मचा हुआ है। लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने खड़ा है। लगातार विपक्ष का यह कहना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में इस तरीके से विधायकों पर हमला करवाया गया। जी हाँ, जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त कह रहा है कि वो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को विपक्ष के द्वारा सीधे तौर पर हमला करार दिया गया है। और सीधे तौर पर विपक्ष ने यह कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के कहने पर ही पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई जो है वो वहां पर की है। जी आगे बढ़ेंगे। इस वक्त मनेर से बड़ी खबर हमारे पास सामने आ रही है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बड़ी खबर मनेर से है, जहां पर शराब के नशे में धुत नाबालिग ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। जी हां, इस वक्त मनेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब के नशे में धुत नाबालिग ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। और मनेर के महीनावा NH30 की पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें कि महीनावा NH30 की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो वीआईपी न्यूज पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि घायल युवक को इलाज के लिए रेफर किया गया है आगे। लेकिन यहां पर यह बड़ी खबर, जिस तरीके से एक नाबालिग जो है वो ट्रक चला रहा था, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि प्रशासन का कोई भी खौफ यहां पर ना तो ट्रक चालक को था ना ही ट्रक मालिक को, कि किस तरीके से यहां पर नाबालिग के हाथों ये ट्रक लगा। सबसे बड़ी यहां पर जो बात सामने आती है वो ये आती है कि किस तरीके से इस नाबालिग के हाथ ये ट्रक लगा, किस तरीके से नाबालिग के ट्रक चला रहा था और किस तरीके से वो स्टीयरिंग तक पहुंचा और ट्रक मालिक ने इसका कोई भी विरोध नहीं किया। यहां पर सीधे तौर पर प्रशासन की धज्जियां उड़ते हुए और प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां पर एक व्यक्ति यहां पर जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहा है और एक व्यक्ति की मृत्यु इस पूरे दुर्घटना में हो गई है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी सोहेब खान हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख करेंगे। सोहेब, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि नाबालिग जो है ट्रक चला रहा था, ट्रक चलाते वक्त उसने बाइक को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है सोहेब कि किस तरीके से यह नाबालिग ट्रक के स्टीयरिंग तक पहुंचा। क्या ट्रक मालिक को, ट्रक चालक को इस बात का खौफ नहीं था, प्रशासन को खौफ नहीं था? जी अभिषेक, बता दूं कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और जो भी है ट्रक मालिक, उनकी लापरवाही कहिए या बेखौफ कहिए, इसके वजह के कारण
नाबालिग ट्रक चालक जबकि पूरे नशे में धुत था। और इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो पटना के नासरीगंज के रहने वाले विमल गुप्ता के रूप में की जा रही है, और घायल मोहम्मद मुन्ना जो सिरपुर मनेर के रहने वाले हैं जी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही मृतक का शव पुलिस ने बरामद कर थाने में ले आई है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी में जुटी है। जी जी अभिषेक। जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये नाबालिग जो ट्रक चालक था उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरीके से ये ट्रक किसका था, इस ट्रक का मालिक कौन था, और वो नाबालिग जो है वो क्या रोजाना इस तरीके से ट्रक चलाता था और आज घटना हुई तो उसके बाद पकड़ा गया? जी अभिषेक, ट्रक मनेर के लोधीपुर के रहने वाला बताया जा रहा है। जो ट्रक मालिक का है वो लोधीपुर का रहने वाला है जी। नाबालिग और जो उसके साथ जो भी थे खलासी या जो भी, उसको वहां के लोगों ने किसी तरह भगाने में अपना अहम भूमिका भी निभाया है कुछ लोगों के द्वारा। जी जी, भागने में ट्रक चालक, नाबालिग ट्रक चालक भागने में सफल रहा। जी 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 शोएब, पुलिस का, प्रशासन का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? किस तरीके से पुलिस कह रही है कि वो ट्रक चालक की तलाश में है, और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया, इसको लेकर भी पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी अभिषेक, वही स्थिति है। धज्जी पुलिस दूर रही है। पुलिस मामले में अब तक गंभीरता कोई नहीं दिखा रही है, और नहीं वो नशे में धुत नाबालिग ट्रक चालक को गिरफ्तार या जो भी कार्रवाई करने में अब तक भूमिका नहीं निभा पाई है। पुलिस मामले में 100 को जब्त कर सिर्फ आगे की कागजी खाना पूर्ति कार्रवाई में जुटी हुई है। जी अभिषेक। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि मनेर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक नशे में धुत नाबालिग ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक से एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वहीं एक व्यक्ति जो है वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग जो है वह अस्पताल के बिस्तर पर लड़ रहा है। यहाँ पर कई सवाल जो है वो प्रशासन पर खड़े होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर से प्रशासन का जो डर है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर देती हैं कि लोगों में से प्रशासनिक डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर बंपर वोट पड़े हैं, और पहले चरण में 73 लाख से ज्यादा वोटर्स ने 191 उम्मीदवारों के भाग का फैसला किया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में शाम 6 बजे तक 79.79% वोटरों ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाले। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर बताई गई है। ऐसे में सबकी उत्सुकता यह जानने में है कि इतनी भारी तादाद में वोटरों के पोलिंग बूथ पर जुटने के पीछे क्या संदेश है। इतनी भारी तादाद में वोटिंग से किसका फायदा होने वाला है? क्या ममता वापसी करेंगी या बीजेपी राज्य के ऐतिहासिक उलटफेर करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? तो वहीं कुल 37 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में झारखंड के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण सीट बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र है, जहां से आजसू ने भाजपा के सहयोग से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा। टीएमसी के खिलाफ उतारे गए उम्मीदवार को जीत मिल पाती है कि नहीं, ये तो 2 मई को तय होगा, लेकिन आजसू ने भाजपा के साथ अपने रिश्तों को मजबूत जरूर कर लिया है। होली के त्योहार आते ही पटना सिटी के बाजारों में राजनेताओं की पिचकारियों और मुखौटा बाजार में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिचकारी के बाजार में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टिकर वाले पिचकारी को ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं भूत पिचास के मुखौटे के साथ साथ नरेंद्र मोदी का मुखौटा ग्राहक की पहली पसंद बनी हुई है। मोदी पिचकारी से रंगों का बौछार जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। तो बहुत तरह के मुखौटे के हिसाब से होली का बहुत सारे, लेकिन मोदी जी का जो मुखौटा है खास है, और खास है इसलिए कि बच्चे लोग इसका डिमांड ज़्यादा कर रहा है, पर हमको मोदी जी का मुखौटा चाहिए। बच्चा का जिद है कि मोदी जी का ही मुखौटा ले। मोदी जी का जो है ना मुखौटा बच्चे ले जा रहे हैं। जैसे हर घर मोदी और घर घर मोदी हो गया है, वैसे ही मुखौटा में भी मोदी जी को ज़्यादा पूछा जा रहा है, और मोदी जी का मार्क्स अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ये मोदी जी का मार्क्स है जो हम लोग सबको दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हर आदमी आ रहा है मोदी जी का मार्क्स, मोदी जी का मार्क्स, हर कोई और मार्क्स नहीं बिक के मोदी जी का मार्क्स ज़्यादा बिक रहा है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फैजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम के फाल्गुन पूर्णिमा की काफी धूम
देखी गई है। आपको बता दें कि इस अवसर पर पंडा पुरोहितों में हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तरीके से हरि और हर का मिलन करवाया, जिसे हरिहर उत्सव भी कहा जाता है। तो वहीं हर और हरि के मिलन के बाद पंडा पुरोहितों ने जमकर गुलाल खेला। वहीं पंडा पुरोहितों का कहना है कि भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद को याद तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर बिहार के युवाओं ने बिहार में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना और एम्बुलेंस सेवा में देरी से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखकर बिहारी युवा इंजीनियर ने एक ऐप लाइफ लिंक बनाया है, जिसके जरिए कई लोगों की जिंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। जी हाँ, एक अहम कदम लाइफ लिंक ऐप में बिहार के सैकड़ों एम्बुलेंस को यहां पर जोड़ा जाएगा, जो सिर्फ एक फोन कॉल पर दुर्घटना स्थल पर जरूरतमंद तक पहुंच जाएंगी। इस ऐप के जरिए युवाओं ने राज्य में अब तक कई हजार लोगों की जिंदगी बचाई है। बता दें कि एक निःशुल्क सेवा है ये, और इस ऐप को डाउनलोड करने से आप अपने लोकेशन को ऑन करके ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस खोज सकते हैं और आपके इर्द गिर्द जो भी एम्बुलेंस होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। इस ऐप में एक और सुविधा जो हमने जोड़ी है वह है ब्लड डोनेशन का। अगर किसी को ब्लड जरूरत हो, हमारे पास इतने बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, मगर उनका रजिस्टर्ड, उनका डाटाबेस हमारे पास नहीं होता है। तो इस ऐप में हमने शुरुआत करना चाहा है कि लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं, दोनों लोग अपने इसमें रजिस्टर करवाएं, ताकि जो ब्लड लेना चाहते हैं उनको भी आसानी से ब्लड मिल जाए और जो ब्लड डोनेट करने के इच्छुक रखते हैं वो भी इस डाटाबेस में जुड़कर समाज की सेवा कर सके। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है त्योहारों के अवसर पर वे अपने घरों में रहें ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां दीपक प्रकाश का कहना है कि हमारी धार्मिक परंपरा और संस्कृति पर लगातार राज्य की सरकार हमला कर रही है। तो वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री के काफिले पर जिस तरह कायराना हरकत किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का कोई बात नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही लोकतंत्र का अपहरण करते आई है। जैसे मध्य प्रदेश का घटना देख लीजिए, आपका कर्नाटक का घटना देख लीजिए, आपका यहाँ सक्सेस नहीं हो सके राजस्थान में, तो वो लोग जब नैतिकता की बात करता है, अंजाम भुगतने की बात करता है, तो इससे झारखंड सरकार डरने वाली नहीं है। हमारी धार्मिक परंपरा और हमारी संस्कृति पर लगातार राज्य की सरकार हमले कर रही है। बढ़ते हुए महामारी के कारण सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और इसको निकालने की अनुमति दे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी धार्मिक भावना पर वो आघात करने का काम न करे मुख्यमंत्री जी। और मुझे विश्वास है कि जो आपने निर्णय लिया वो निर्णय अपने ऊपर भी आप लागू करेंगे। मधुपुर के विधानसभा के उपचुनाव में आप ही कोई जनसभा न करें। हमारे सहयोगी करिश्मा सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। करिश्मा, आपके पास जाना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ने लगी और यहाँ पर लगातार सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है वो भी जारी की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद गाइडलाइंस का असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
जी देखिए अभिषेक, बात अगर यहाँ की राज्य सरकार की करें तो राज्य सरकार ने कोरोना की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दिया है। लेकिन अगर बात राज्य की करें, झारखंड की करें, तो कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग ऐसा लग रहा है कि कोरोना से एकदम वंचित हो चुके हैं। उन लोग मास्क लेकर नहीं जा रहे, उन्होंने सैनिटाइजर का उपयोग भी करना बंद कर दिया। तो ऐसे देखते हुए राज्य सरकार ने ये बहुत अच्छा एक कहा जाए कि कदम उठाया है। जी अभिषेक। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही हैं, लगातार जो गाइडलाइंस है वो जारी की जा रही हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जो जनता है उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भरे बाजारों में लोग जा रही हैं, बिना मास्क के जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहा जाए, किस तरीके से अब वो कौन सा एहतियाती कदम उठाया जाए जिससे जनता को ये बात समझ में आए कि जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं वो आम जनता के लिए ही की जा रही हैं? जी अभिषेक, देखिए अगर बात यहाँ पे लोगों की करें, आम जनता की करें, तो आम जनता एकदम कोरोना संक्रमण जिस तरह से अगर बात पिछले साल की करें तो पिछले साल लोगों के अंदर जो एक डर बना हुआ था कोरोना को लेकर, वो डर कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। तो बात अगर इस साल की करें तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो गया है। तो इसको देखते हुए अगर लोग जो है वो मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाए, तो ये लोगों की अच्छी होगी। लेकिन अगर राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ पहल कर रही है कि गाइडलाइंस निकाल रही है, तो ये बहुत अच्छी एक चीज है। लेकिन ये चीज जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं अभिषेक। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी अभिषेक जी, बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन यहाँ पर करिश्मा, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि लोगों को डराने से बात नहीं बनेगी, लोगों को ये बात समझनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि जो डर का माहौल है खत्म हो चुका है, लोगों ने सब कुछ, जिस तरीके से कहते हैं कि डर का फैक्टर खत्म होने के बाद मास्क छोड़ दिया, हाथ धोना छोड़ दिया, सामाजिक दूरी को भूल गए। तो ऐसे में बात डर के फैक्टर की नहीं है, यहाँ पर बात समझदारी की है। जी अभिषेक, देखिए बात तो सही में समझदारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, जो आपने अभी कहा, लोगों के अंदर वो डर खत्म हो गई। अगर जाहिर सी बात, अगर किसी चीज का हम लोग को डर रहती है तो हम लोग वो चीज बिल्कुल नहीं करते। लेकिन एक अगर मन से अगर डर खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज हम लोग फिर से वापस करते हैं। तो वो चीज जो है वो जनता के अंदर से कोरोना को लेकर, खासतौर से कोरोना को लेकर वो जो डर है वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी तो दूसरा स्ट्रेन भी आ चुका है। जी करिश्मा, दूसरा स्ट्रेन भी सामने आ चुका है। इसके बाद भी लोगों के मन के भीतर से जो डर है कोरोना का, वो खत्म हो चुका है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बीजेपी की बाढ़ जिला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार टुनटुन ने लखीसराय जिला इंटर टॉपर सोनल सिन्हा को सम्मानित किया है। जी हां, मोकामा प्रखंड के हाथीदह की सोनल सिन्हा ने आर्ट्स में लखीसराय जिला में 422 नंबर से पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी मौके पर बीजेपी प्रवक्ता सोनल को गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित उन्होंने किया। बता दें कि जिला टॉपर सोनल सिन्हा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को दिया है। मैं 12वीं कक्षा में कला संकाय में लखीसराय जिले में टॉप की हूँ और जिसमें मेरे माता पिता को इसका पूरा श्रेय जाता है। इसके अलावा मेरे बड़े पापा, मेरे भैया, सबका इसमें पूरा सहयोग रहा और मुझे जहाँ भी गाइडलाइंस की ज़रूरत रही, मेरे ज्ञान भारती स्कूल के सारे टीचर्स ने मुझे हमेशा सहयोग करा है। तो इसका मेरा पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है और मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हूँ, इसके साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ और मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि बस ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो सबको सफलता जरूर मिलेगी। अपना वो 100% दे। इसी बीच हमारे सहयोगी मुन्ना शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एक बार मुन्ना, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर सोनल सिन्हा टॉपर बनी है, उन्होंने 422 नंबर प्राप्त कर पहला स्थान जो है वो अपने नाम किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से हमने सुना कि अपना जो उन्होंने पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया, तो अब तैयारियों के बारे में आपसे जानना चाहिए। किस तरीके से सोनल ने आपसे जब बातचीत की तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि अपनी जो पूरी तैयारी उन्होंने की, किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पर फोकस किया, वो भी कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जिस वक्त सेल्फ स्टडी अहम मायने रखती थी। जी देखिए, निश्चित रूप से सोनल सिन्हा ने कोरोना काल में जिस प्रकार से घर पर रहकर तैयारियां की है वो काफी काबिल तारीफ है और इसी तैयारी के बल पर जो लगभग 10 से 12 घंटे वो स्टडी करती थी और कुछ लोगों से सहयोग लेकर, जो आसपास के पढ़े लिखे लोग हैं उनके सहयोग से, माता पिता के
की प्रेरणा से जिस प्रकार से उसने परीक्षा दी और लखीसराय जिला में कला विषय में 422 अंक लाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह कह सकते हैं कि सोनल सिन्हा ने अपनी मेहनत के बल पर जिला टॉप किया है। यह एक काफी सराहनीय माने उनकी व्यवस्था है, पढ़ाई है। जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि अब सीधे तौर पर सोनल सिन्हा जो है उन्हें एक अलग पहचान मिल चुकी है पूरे जिले में, और खुद यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं गिफ्ट देकर सम्मानित किया है। तो ऐसे में जो बीजेपी प्रवक्ता उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे वाकये पर कि उनके क्षेत्र की बालिका ने इस तरीके से पूरे क्षेत्र का नाम जो है रोशन किया है? जी देखिए, बीजेपी प्रवक्ता दिलीप कुमार टुनटुन ने सम्मानित किया है। उनके गांव की वह सोनल सिन्हा रहने वाली है, तो उन्होंने अपना फर्ज अदा करते हुए एक तरह से कहें तो उसे प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और आगे पढ़ाई जारी रखे, सोनल सिन्हा आगे पढ़कर अपने गांव का नाम रोशन करे, इस उद्देश्य से भाजपा प्रवक्ता दिलीप कुमार टुनटुन ने सम्मानित किया, जाकर चादर पोशी की और उन्हें पढ़ने के लिए और सहयोग देने की भी मैंने घोषणा की है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि दिलीप कुमार टुनटुन की ओर से उन्हें प्रोत्साहित किया गया और सोनल का जो है हौसला बढ़ाया गया, तो ऐसे में इसके बाद से परिवार में क्या कुछ माहौल है? सोनल के परिवार में इस वक्त कैसा माहौल है? सोनल सिन्हा के परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी पुत्री ने जिस प्रकार से जिला टॉप किया है, तो उनके घर में खुशी का माहौल है और एक उम्मीद की किरण है कि उनकी प्रेरणा से उनकी बच्ची जो है जिला टॉप की है, तो कल भविष्य में पूरे बिहार और देश का नाम भी रोशन करेगी पढ़ लिख कर। तो उनके घर में एक तरह से खुशी का आलम है और पूरे परिवार में लोग उत्साहित हैं। जी मुन्ना, पूरे परिवार के लोग जो है उत्साहित हैं, खुशी का माहौल जो है पूरे परिवार में, खुशनुमा माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मुन्ना। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमीरपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक वैन और बाइक में भिड़ंत हो जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों में बहसबाजी होती है और जमकर मारपीट भी शुरू हो जाती है। वहीं राहगीरों ने मामले को शांत कराया और ये वीडियो इस वक्त हमीरपुर का है और ये चर्चा का विषय जो है सोशल मीडिया पर पूरे हमीरपुर में बना हुआ है। बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की सरेआम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून का खुद मजाक उड़ा रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर नगर थाने का है, जहां पर नशे की हालत में सड़क किनारे एक शख्स पड़ा हुआ है और आते जाते लोग उसे देखकर युवक का मजाक बना रहे हैं। साथ ही साथ उस पर गुस्सा भी निकाल रही हैं, जहां साफ साफ नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में होली और शब बारात के अवसर पर शराब के विरोध में विशेष अभियान के तहत एसआई दीपक कुमार के नेतृत्व में एसआई कर्मियों और सशस्त्र बल के साथ करजा, सराया और कुडनी थाना एरिया में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में सरिया थाना अंतर्गत पोखरेरा गांव में एक अभियुक्त उमेश राम को 14.040 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लिंक और कितना बड़ा है। मकई में देख लिया। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस बीच दोनों की ओर से पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। आपको बता दें कि जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं एक शख्स अपने हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है इस वीडियो में। आपको बता दें कि दरअसल एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष द्वारा उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जब इसका विरोध किया गया तो दूसरे पक्ष की ओर से मारपीट शुरू कर दी गई और पत्थरबाजी भी की गई। कहाँ का? ढलवा का, ठीक है। उस पर हम लोग लगभग 4 साल से मुकदमा चल रहा है।
2015 में 2016 में उनके ऊपर केस नंबर 656 और केस नंबर 629 2016 और केस नंबर 656 2015 जो कि हम एसपी साहब से शुरू करवा दिए हैं। एसपी साहब से शुरू करवा कर सुपरविजन करवा करके सारा चीज उनको सबमिट करते हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया, नहीं अरेस्ट किया। अभी क्या हुआ मालूम हुआ, जो भलवा का 5 आदमी जिनेन्द्र यादव, ललन यादव, संजय यादव, सारे लोग आकर के हथियार बंदूक से लेस यहाँ पर फायरिंग किया, जो इन पर घर बनाने लगा। फायरिंग भी हुआ यहाँ? फायरिंग भी हुआ? फायरिंग किया, 4-5 राउंड फायरिंग किया। उसके बाद हम लोग थाना का लगाए, थाना नहीं आया, एसपी को लगाए, एसपी नहीं आया। हाँ, यही है प्रशासन का खेल। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन की एक तरीके से कोई भी पकड़ इस पूरे इलाके में नहीं है, क्षेत्र में नहीं है। सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन का जो खौफ होता है, जो डर होता है, वो यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से सरे राह यहाँ पर असलहा लहराने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से नीतीश सरकार जो सुशासन की सरकार का जो वादा करती है, वो वादा यहाँ पर सीधे तौर पर झुठलाता हुआ साबित होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो पुलिस टीम कर रही है और पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा माजरा जो है वो क्या था, किस तरीके से यहाँ पर, और जो व्यक्ति इस वीडियो में देखा जा सकता है असलहा लहराते हुए, फायरिंग करते हुए, इस व्यक्ति की भी जांच पड़ताल को लेकर पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। भागलपुर के पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 10,000 रुपए की आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया है। पॉस्को कोर्ट के विशेष जज रोहित शंकर की अदालत ने कजरैली थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2014 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में यह फैसला सुनाया है। 7 गवाहों की गवाही के बाद 25 मार्च 2021 को पॉस्को के स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद बंडी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आरोपी को बीते दिन सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि इस कांड में 7 लोगों ने दुष्कर्म होने के पक्ष में गवाही दी है। बिहार में मानवताओं को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने 8 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना जिले के मुफस्सिलिस थाना क्षेत्र के चिलमाड़ा गांव की है। आरोपी महिला का उसके पति के साथ विवाद था और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण पति से तंग आकर बेटी की हत्या कर खुद को भी घायल कर लिया। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना में सूचना मिला कि क्या ये माँ बेटी जो है घर के अंदर में ही काट कुट लिया है। उसके बाद आया गया है यहाँ। बेटी क्या जिंदा है कि मर गई? बेटी मर गई है। ये मतलब अपने से मारी है? बतला ही रही है तो आपको तो स्वयं ले भी किए हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।